पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी कंट्रोल करती है, पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती और पाकिस्तान में हुकूमतें तोड़ती है। ये पैसे जो ये लोग लेते हैं, फिर ये इस पैसे का कोई हिसाब भी नहीं देते। क्योंकि इमरान खान साहब फौज पर और फौज के बाज जर्नैलों पर तनकीद करते हैं, तो पाकिस्तान के हिस्से में उसकी आबादी और रकबे के तनासुब से ज्यादा फौज आई। बेलाग तबसरे में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज पराचा और आज मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की फौज आखिर चाहती क्या है। पाकिस्तान की सियासत में फौज का जिक्र बहुत तवातुर से होता है, बहुत तसलसल से होता है और पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के माशरे पर अगर कोई इदारा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गालिब है तो वो पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी कंट्रोल करती है, पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसियां भी कंट्रोल करती है, पाकिस्तान में हुकूमतें बनाती और पाकिस्तान में हुकूमतें तोड़ती है। तो आखिर ये फौज चाहती क्या है? हम में से हर कोई डर के मारे लोग फौज का नाम भी नहीं लेते और वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब की वजह से एक बात हुई है कि पाकिस्तान की फौज के हवाले से वो लोग भी अब बातें कर रहे हैं जो सियासी तौर पर इस कदर हम कह सकते हैं कि मैच्योर नहीं थे या नहीं हैं या उस कदर बाशऊर नहीं हैं। चूंकि इमरान खान साहब फौज पर और फौज के बाज जर्नैलों पर तनकीद करते हैं, इसलिए उनके जो फैंस हैं वो भी फौज के आज के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ हैं और उनकी टीम के खिलाफ हैं। लेकिन इमरान खान साहब फौज का जो सियासत में जो किरदार है, रियासत में जो किरदार है, उस पर वो बात भी नहीं करते और उसको वो खत्म भी नहीं करना चाहते। तो मैं आता हूं अपने सवाल की तरफ। पाकिस्तान जब कायम हुआ तो पाकिस्तान कायम होते वक्त जब ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो हिस्सों में, तो पाकिस्तान के हिस्से में उसकी आबादी और रकबे के तनासुब से ज्यादा फौज आई। इस पर कई लोग बात कर चुके हैं। कहा जाता है कि 33% फौज पाकिस्तान को मिली। उसकी एक वजह तो ये थी कि पाकिस्तान के इलाके जैसे ये जेहलम का इलाका है, चकवाल का इलाका है, पोठवार रीजन जिसमें अटक का इलाका आता है, ये और पश्तूनख्वा के लोग ये फौज में जाते थे और ये लड़ते भी ज्यादा थे और मुसलमान थे। लिहाजा इस वजह से भी पाकिस्तान को फौज ज्यादा तादाद में मिली। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो गलती हुई कि अंग्रेज आर्मी चीफ को हटाने के बाद जनरल अयूब खान जो आर्मी चीफ बने, उन्हें वजीर दिफा भी बना दिया गया और जनरल अयूब खान ने फिर सिकंदर मिर्जा को हटाकर पाकिस्तान में इक़्तिदार संभाला। मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता, वो सब आप जानते हैं। हम आज ये थोड़ी सी इस पर तजिया करना चाहते हैं कि फौज क्यों ऐसा करती है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में फौज को इस कदर फैल चुकी है, वो इस कदर उसका स्ट्रक्चर, उसमें जो लोग काम करते हैं यानी जो एम्प्लॉइज हैं और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि अब फौज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो अखराजात हैं, उसकी जो इन्फ्लुएंस है, उसको बचाने के लिए फौज जो है वो एक्ट करती है। पाकिस्तान की फौज में इस वक्त तकरीबन 200 के करीब जनरल हैं। अब इस इतनी बड़ी तादाद में जर्नैल जो हैं वो जरूरत उनकी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के इस कदर बड़े तादाद में सिर्फ वहां पे जर्नैल्स हैं। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के बेशतर शहरों में, शहरों के अंदर छावनियां बनी हुई हैं। हालांकि छावनियां जो हैं या कंटोनमेंट्स के जो एरियाज हैं उनको बाहर होना चाहिए, उनको बॉर्डर्स एरिया पर होना चाहिए, लेकिन वो शहरों के अंदर हैं। तो फौजियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान की जो रेगुलर फौज है वो 6 लाख है। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे रेंजर्स वगैरह हैं, उन सबको अगर आप मिला लें तो 10 लाख के करीब बनते हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको अगर मिला लें तो आपको ये तादाद कोई 15 लाख के करीब होगी, रिटायर्ड और हाजिर फौजियों को मिलाकर। 2024 के बजट में फौज के लिए 2100 अरब अप्रूव किए गए हैं रुपए, 2100 अरब रुपए अप्रूव किए गए हैं। लेकिन इस बजट में जो फौजियों को पेंशन्स मिलती है, रिटायर्ड फौजियों को, वो शामिल नहीं है। 1000 अरब रुपए से ज्यादा पेंशन्स के लिए रखे गए हैं, लेकिन इस पेंशन में 70%, 75% जो पेंशन है वो रिटायर्ड फौजियों पर जाती है, सिविलियन पर कम जाती है।
इसके अलावा पाकिस्तान की फौज, ये तो बजट से इस पर अखराजात हो रहे हैं, बजट के बाद भी इसकी डिमांड्स आती हैं और अक्सर वज़राए ख़जाना के साथ फौज का ये जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि वज़राए ख़जाना पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन फौज कहती है हमें ये डिमांड है, ये दें। ये पैसे जो ये लोग लेते हैं, फिर ये इस पैसे का कोई हिसाब भी नहीं देते हुकूमत को, सिविलियन हुकूमत को, वो खुद ही उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा चाहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इस कदर यानी 2100 अरब का एक खर्चा फौज का हो गया। उसके अलावा फौज की पेंशन्स का खर्चा तकरीबन आप समझ लें 700-800 अरब रुपए वो हो जाएंगे, और ये 3000 अरब के लगभग तो ये इस तरह से लेते हैं। उसके अलावा ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स हैं उसमें भी फौज को पैसे मिलते हैं, और इसके साथ साथ फौज ने पूरे पाकिस्तान में अपने कारोबार शुरू कर रखे हैं, बिजनेसेस वो करते हैं, और उन बिजनेसेस में उनको बहुत रियायतें मिलती हैं। वो उस कदर टैक्स नहीं देते या शायद बिल्कुल नहीं देते, उनको बहुत सारी छूट मिलती है, और उनके कारोबार इस सब छूट मिलने के बाद और कंसेशंस के बाद भी कई उनके कारोबार जो हैं वो बिजनेस जो है वो कामयाब नहीं है। इसी तरह ये जो सिर्फ यही आप देख लें, जो आपके मोटरवेज के ऊपर टूल टैक्स लिए जाते हैं, वो भी फौजी का एक इदारा इकट्ठा करता है। जो सड़कें बनाता है वो फौज का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो बनाती है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में फौज एक बहुत बड़ा चंक जो है मनी का, पैसों का, वो फौज लेती है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां जीडीपी का, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का 2% से ज्यादा, 2 से 2.5% हिस्सा जो है वो फौजी अखराजात किए जाते हैं। अब चूंकि फौज के ये इस कदर ज्यादा अखराजात हैं, फौज इसमें बहुत सेंसिटिव है कि कोई सिविलियन हुकूमत, कोई सिविल हुकूमत आकर उसके ये अखराजात कम ना करे, वो जो खर्चे करते हैं वो कम ना करें। ये बात भी एक हकीकत है, सिर्फ हमें तनकीद नहीं करना चाहिए, ये बात भी हकीकत है कि जंग कोई आसान काम नहीं, जंग कोई सस्ता काम नहीं, और जो इक्विपमेंट है, जो असला है, जो जहाज हैं, जो टैंक हैं, जो तोपें हैं, फिर जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको अप टू डेट रखना पड़ता है। फौजी मशकें जब आप करते हैं, अगर आप फौजी मशकें ना करें तो आपकी फौज जो है वो तैयार नहीं रहेगी। फौजी मशकों के दौरान बहुत बड़ी मिकदार में तेल इस्तेमाल होता है, फ्यूल इस्तेमाल होता है, और दीगर रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह असलहा पे अखराजात होते हैं। इसके साथ साथ आपको अपडेट करना पड़ता है टेक्नोलॉजी में, चूंकि ये जो अगर आप रैशनल थ्योरी, उसको रियलिस्ट थ्योरी पर, रियल पॉलिटिक्स की थ्योरी को देखें तो उसमें हर रियासत को तैयार रहना चाहिए इसके लिए कि वो उस पर कोई दूसरी रियासत हमला ना करे। तो पाकिस्तान उसके लिए रियासत को हमेशा अपनी फौज को मजबूत रखना पड़ता है, रियासत को अपनी फौज पर पैसे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसका पाकिस्तान के केस में हिंदुस्तान के साथ हम एक बहुत ही खतरनाक, खराब किस्म के कंपटीशन में है, जिसका नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है। तो ये अखराजात करने पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज पर यह तराज होता है कि वो जो हमें ये नहीं पता कि ये जो पैसे हम इनको देते हैं, इनमें से कितने पैसे हथियारों पे खर्च होते हैं, कितने पैसे जहाज़ों पे खर्च होते हैं, कितने पैसे इक्विपमेंट को अपडेट करने पे खर्च होते हैं। वो लंप सम बजट उनको दे दिया जाता है और उसके बाद हिसाब किताब नहीं लिया जाता, और फिर फौज के कारोबार में आने से जो है वो प्रॉब्लम है। वो कारोबार करते हैं तो वो लोगों की नज़र में आए हुए हैं। ये 1990 की दहाई में सब शुरू हुआ, ये कारोबारी जो उनके मसले थे, पहले भी थे, लेकिन ये 90 की दहाई में बहुत ज्यादा हो गए। एक तो फौज का जो पहला वो रिएक्शन, वो रिएक्ट करती है, वो ये करती है कि कोई सिविलियन हुकूमत आकर उसके अखराजात हैं उनमें कमी ना करे, या फौज को कट करने की कोशिश ना करे, या फौज के मामलात में मुदाखलत ना करे। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज की जो ट्रेनिंग है, जो उनको पढ़ाया जाता है उनकी ट्रेनिंग स्कूल्स में, उनकी एकेडमीज में, एक लेफ्टिनेंट से लेके जब वो जनरल बनता है, या एक सिपाही से लेके जब वो आगे तरक्की करता है, तो उनको ये कहा जाता है कि आपकी वजह से पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। और यही वजह है कि फौज में ये एक तस्वुर भी है कि हम पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। ये टर्म बहुत अजीब व गरीब है। ये 70 की दहाई में के शुरू में, 60 की दहाई के आखिर में ये शामिल की गई नजरिया पाकिस्तान। जनरल शेर अली खान ने इसको प्रमोट किया जमात इस्लामी के साथ मिलके, और फिर जियाउल हक के दौर में उन्होंने कहा जी हम नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज हैं। तो जब वो नजरियाती सरहदें कहते हैं तो फिर वो सियासत
حکومت میں مداخلت کرتے ہیں، پھر وہ ان سیاسی جماعتوں کی حمایت کرتے ہیں جو فوج کا جو نظریہ پاکستان فوج نے تخلیق کیا ہے اس کے ساتھ وہ میچ کرتی ہیں. یعنی فوج کا جو نظریہ پاکستان ہے اس میں ہندوستان ہمارا دشمن ہے، مغرب کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کرنی ہے، پاکستان نے اس کی قیادت کرنی ہے، پاکستان دنیا کی واحد اسلامی طاقت ہے اور یہ اللہ کے حکم پر بنا ہے اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس قسم کی یہ سارا جو نریٹو بنایا گیا ہے اس کے نتیجے میں فوج جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور وہ سچ مچ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج نہیں تو پاکستان نہیں. لہٰذا وہ جب پاکستان کے بارے میں ایسا کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی اونرشپ لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں اور یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو سویلینز ہیں، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی جو ڈائریکشن فوج نے سیٹ کی ہے، جو پاکستان کے لیے خواب فوج نے دیکھا ہے، جس طرح فوج پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاستدان اس خواب سے پیچھے ہٹیں، اس ڈریم سے پیچھے ہٹیں، اس مشن سے پیچھے ہٹیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان وہی کریں جو فوج چاہتی ہے اور جس قسم کا پاکستان فوج چاہتی ہے. لہٰذا اس سے ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سیاستدان مثال کے طور پر فوج پارلیمانی جمہوریت کو پسند نہیں کرتی، پاکستان میں جو ڈیولوشن آف پاور ہے، صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی، سن 73 کے آئین کو وہ پسند نہیں کرتی، 18ویں ترمیم کو وہ پسند نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک ایسا سیاستدان ہے، عمران خان ایک ایسا شخص ہے جسے ہم نے سیاستدان بنایا ہے، اور عمران خان صدارتی نظام کو پسند کرتا ہے. مضبوط پریزیڈنٹ ہوگا تو وہ آرمی کا کمانڈر ان چیف ہوگا، اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے، وہ فوج کا ہینڈ پکڈ ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا. عمران خان بھی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں جو میں نے کہی کہ وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ڈیولوشن آف پاور ہو، پارلیمانی ڈیموکریسی ہو، پارلیمنٹ مضبوط ہو، سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں. تو عمران خان ان کو سوٹ کرتے تھے، لیکن ان کا آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب اس آخر میں یہ کہنا میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور ان کے سارے فینس بھی اسٹیبلشمنٹ کی آج کل مخالف رویہ اپنائے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں. آپ فوج کا کردار ختم نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، اکیڈیمیا، پورا معاشرہ، سویلین معاشرہ اکٹھا ہو جائے اور ایک اس کا مطالبہ ہو کہ جناب آپ کی حدود یہ ہے، آرمی کو کہا جائے آپ نے سرحدوں کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اپنا ملٹری جو ہے اکوپمنٹ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے، آپ کی ملٹری کیپیبلٹیز اچھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کا سیاست میں کوئی دخل نہیں. آپ یہ جو ہم آپ کو پیسے دیں گے اس کا آپ حساب دیں گے، اور آپ ایک پروفیشنل آرمی بن جائیں. ہمیں چھوڑیں کہ کیسے خارجہ پالیسی بنانی ہے، کہاں پاکستان کا خواب کیا ہے، پاکستان کی ڈریم کیا ہے. ایک سیاستدان نے پاکستان بنایا تھا، ایک وکیل نے پاکستان بنایا تھا، یعنی محمد علی جناح نے، اور وہ جمہوری طریقے، سیاسی طریقے سے بنایا تھا، فوجی طریقے سے نہیں بنایا تھا. تو پاکستان کو سیاستدان جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مین اس پوائنٹ کو مس کرتے ہیں اور وہ سیاستدانوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، آرمی چیف اور آرمی کے ساتھ دوبارہ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں اور وہی نظام لانا چاہتے ہیں جو کہ آرمی کے کچھ لوگوں کا پچھلے 70 سال سے پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کے پاس موقع ہے کہ وہ اب تک بڑے پروفیشنل آرمی چیف ثابت ہوئے ہیں. وہ سیاست میں ان پر الزام ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہیں، اور شاید وہ پی ٹی آئی کے کیس میں یہ بات درست بھی ہو، لیکن وہ سیاسی نظام اب چل رہا ہے، اس پر ہم بہت اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ کیسے الیکشن ہوئے وغیرہ وغیرہ، لیکن آگے کا فارورڈ وے یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں. کوئی جماعت یہ نہ کہے کہ ہم فوج کو ختم کر دیں گے، ہم فوج کے ہم خلاف ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صرف ایک سسٹم کے اندر یہ کہیں کہ جناب فوج آپ نے یہ کرنا ہے اور سویلین گورنمنٹ نے یہ کرنا ہے. یہ سارا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ تمام کا اپنا دائرہ اختیار طے ہو جائے تو بات آگے بڑھے گی. لیکن جو موجودہ صورتحال میں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. بات بہت لمبی ہو گئی، میں نے کہا آج آپ سے اس پہ بات کروں. آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.